नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि 6 to 8 का मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी वर्ष चल रहा है उससे संभावना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों, बात यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके जस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। तो मुझे पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। और जहाँ तक रही कि मैथ और साइंस, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 6 to 8 में मैथ और साइंस की जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो उसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। तो आज मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आप मैथ और साइंस की तैयारी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ और साइंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसको लेकर चलते हैं। तो आपको जैसे पता है दोस्तों कि 120 नंबर का जो मेरिट जहां बनता है वह 120 मार्क्स का पेपर होता है। और उसमें मैथ 40 नंबर, साइंस 40 नंबर, और साथ ही साथ जो जनरल स्टडीज़ होता है दोस्तों वह भी 40 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की कि आखिर जनरल स्टडीज़ को हम किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। तो आप देख रहे होंगे कि जनरल स्टडीज़ में जो कि जनरल पेपर होते हैं, जैसा कि आपको कई सारे एग्ज़ामों में देखने को मिलता है कि जो जीएस का पार्ट होता है और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग, यह जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये जो आपको जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके मेरिट को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नंबर जनरल स्टडीज़ में अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 to 8 की तैयारी करते हैं, तो किसी का मैथ बहुत अच्छा है, किसी का साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हो, आप मैथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको जनरल स्टडीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है उस पर आप ध्यान देने से बच रहे हो। तो कहीं ना कहीं यह मेरिट को प्रभावित करता है, इसीलिए जनरल स्टडीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आपकी हैसियत है तो आप पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हैसियत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ने की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि आखिर हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका हाथ कांपने लगता है। तो या तो आप एनसीईआरटी के माध्यम से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें, और नहीं तो आप महेश कुमार वर्डवाल, जो कि एनसीईआरटी का सार उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि महेश कुमार वर्डवाल, इनके बारे में मैं बताऊं तो एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है। और एनसीईआरटी को किस तरीके से, मतलब कहते हैं कि गागर में सागर इन्होंने भर दिया है। तो आप अगर इनकी किताबों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी की जो कमी है वह महेश कुमार वर्डवाल, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ने से बचते हैं, वो अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। जहाँ तक रही कि मैथ और रीजनिंग की बात, तो मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप पीवाईक्यू के अंतर्गत पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मैथ और रीजनिंग निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको दोस्तों मैं बता दूं कि रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आपको अगर मैं बता दूं तो आप उसको लगाने में बैठ जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ आएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको जो पीवाईक्यू है उस पर ही बेस्ड होना होगा। और रीजनिंग तो आप वैसे भी कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना पढ़े भी रीजनिंग कई बार लगा देते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आप कोई भी पीवाईक्यू लेके आप उसको लगा सकते हो, मैथ और रीजनिंग को आप पूरा कर सकते हो। जहाँ तक बात रही तो हम बात करते हैं मैथ की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें, क्योंकि जैसा कि जनरल स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स के बाद हम अगले 40 मार्क्स की बात करते हैं जो कि हमको मैथ देगा। तो मैथ में अगर दोस्तों देखें तो 40 मार्क्स में अगर आप एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो
तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों जो भी आपके जो चैप्टर हैं वो चैप्टर आप RS अग्रवाल को भी लगा सकते हो, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये है कि इसमें मेन जो फोकस होता है दोस्तों मैथ के लिए वह होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसमें यही दिख रहा है कि लगातार प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, NCERT मैंने इसीलिए आपको कहा कि NCERT आपको कहीं ना कहीं फोकस बनाने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके एक बार बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर हम केवल मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, कई बार होता है कि हम केवल प्रैक्टिस करते ही रहते हैं और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध होगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखने पे ज़्यादा जोर लगाएं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग का उपयोग करें। तो आप 40 मार्क्स के लिए NCERT 9th और 10th का उपयोग कर सकते हैं और बाकी आप साइड में बुक यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताऊं, साइंस की बात करें, जैसा कि मैथ में आपने कहा कि मैथ में तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको NCERT यूज़ करना है। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस की। अगर आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस भी 40 मार्क्स का आता है और आप इसमें देखें दोस्तों कि क्लास 8, 9th और 10th इनकी आप NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो साइंस का बेस है वह मजबूत हो जाएगा। अगर आप दोस्तों क्वेश्चंस को देखें, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं BPSC TRE 2.0 और 3.0, इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं अगर आप उस पर गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि NCERT से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मैं तो इसके लिए आपको कहूँगा कि आप NCERT पढ़ेंगे तो आपका रास्ता बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बुक है SK झा, इन्होंने भी एक शिक्षक हैं, इन्होंने साइंस की एक बुक लिखी हुई है, इनकी साइंस की बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक रही कि अगर आप PYQ करना चाहते हैं तो BPSC का पुनरावलोकन है, आप दोस्तों अगर वहाँ से क्वेश्चंस लगाएंगे घटना चक्र का तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये जो घटना चक्र की बुक है, ये घटना चक्र की बुक बहुत हर सब्जेक्ट के लिए लिखी गई है और अगर आप इसको एक बार ले लेते हैं और अगर आप उसको एक बार पूरे मनन के साथ, चिंतन के साथ अगर आप उसको लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आते हैं, हम फिर से समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 to 8 मैथ और साइंस की बात हम आज करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो अगर आपको मैथ और साइंस का टीचर बनना है 6 to 8 में तो सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि 40 नंबर की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको NCERT पढ़ने की हिम्मत है तो आप NCERT पढ़ सकते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं NCERT में आपको दिक्कत आ रही है तो आप महेश कुमार वर्डवाल, जो कि उन्होंने NCERT की एक तरीके से समझिए कि उन्होंने नोट्स बनाई है, तो आप महेश कुमार वर्डवाल को पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको बहुत ही कम मेहनत से बिना किसी ट्यूटर की मदद से आप इस बुक को पढ़ सकते हो। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप PYQ पे ज़्यादा फोकस करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात रही कि मैथ की बात, मैंने आपको बताई कि मैथ में आप NCERT लगाएं 9th 10th और प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रैक्टिस करना, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इस बात का ध्यान रखें। जहाँ तक साइंस की बात रही तो साइंस के लिए भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको NCERT पढ़नी है। और जहाँ तक बात रही कि अगर आपको लगता है कि आप NCERT के अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप SK झा ले सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात रही BPSC पुनरावलोकन की, तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप क्या कहते हैं मेहनत कर रहे होंगे और अपने जोश को बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि क्या है कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन है वह इस कदर बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बना के रखें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करने से चूकेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो सीट है वो कोई और उठा ले जाएगा। दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है और ख़ासकर TRE 4.0 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा और ख़ासकर मैथ और साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है 6 to 8 में जहाँ पर कंपटीशन हमेशा हाई रहता है। तो दोस्तों ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल के आपको मैं मूर्ख बनाऊं, इसीलिए मैंने आपको जो सच था वो मैंने बता दिया। बाकी आगे जो भी
स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी के साथ हम आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।